स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ विशाल में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो BSPHCL जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क यानी JAC का एग्ज़ाम 1 जुलाई से लेकर के 3 जुलाई के बीच में कराया गया, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। इस वीडियो में मैं मेल की कैटेगरी वाइज अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूं और फीमेल की कैटेगरी वाइज अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूं। जितना मैंने इस वीडियो में कट ऑफ बताया है, अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, इस वैकेंसी में आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो जाएगा, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसका रिजल्ट जो है कब तक आ सकता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसका कब तक कराया जा सकता है और आप लोगों को इसका ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिल सकता है, ठीक है। इन सभी टॉपिक के ऊपर मैं इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से चर्चा किया हूँ, ठीक है। सबसे पहले इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। इस वीडियो के देखने के बाद आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर आप सभी लोग नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ इसकी बेसिक जानकारी जान लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो के अंत में मैं कट ऑफ, रिजल्ट, ज्वाइनिंग लेटर और DV की बात करने वाला हूं, ठीक है। आप लोगों को पता है इसमें जो टोटल पद हैं भाई 740 पदों के लिए यह एग्ज़ाम कराया गया और इसमें जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे 70,000 इसमें टोटल कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया था। अगर मैं बात करूँ इसकी उपस्थिति कितनी रही, एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट इसमें 42,000 शामिल हुए, यानी 60% इसकी उपस्थिति रही। 60% का मेरे कहने का मतलब यह है, अगर मैं 100 स्टूडेंट का डाटा उठा लेता हूं तो उसमें से 40 स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को नहीं देने गए हैं और 60 स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किया है, ठीक है। इसका एग्ज़ाम जो है 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई को पर डे 3 शिफ्ट में और टोटल 9 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम कराया गया, ठीक है। और 11 जुलाई को भाई इसका आंसर की भी आउट कर दिया गया और आप लोगों ने मिला भी लिया होगा कि आपके जो है कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें भाई आपका एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट से कंपटीशन है, तो जब मैं 42,000 में जो टोटल सीट है 740 उससे डिवाइड कर दूंगा तो 56 कैंडिडेट आ रहे हैं एक सीट पर, ठीक है। यानी 56 में से 55 जो कैंडिडेट होंगे वह चयन सूची से बाहर होंगे और केवल एक कैंडिडेट का अंतिम चयन सूची में नाम होगा, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर अच्छा खासा आप लोगों को कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं एग्ज़ाम मोड की बात करूँ तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, यानी CBT मोड में आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था। अगर मैं आप लोगों के एग्ज़ाम लेवल की बात करूं तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो लेवल था वह मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में शामिल है, ठीक है। आप लोगों का पेपर इजी नहीं था, हालांकि कुछ प्रश्न ज़रूर इसके इजी थे, लेकिन ऐसा तो हर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कुछ प्रश्न जो है इजी रहते हैं, कुछ प्रश्न मॉडरेट रहते हैं और कुछ प्रश्न जो है हार्ड रहते हैं। ऐसा आप लोगों को सभी एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए इस वैकेंसी में भाई कैटेगरी वाइज अलग अलग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का भी प्रावधान था, यानी आपको अगर इस वैकेंसी में सेलेक्ट होना है तो कम से कम आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके इतने मार्क्स नहीं हैं तो आप सीधे सीधे इस वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें UR कैटेगरी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान था वह 40% था और BC कैटेगरी के लिए 36.5% और EBC कैटेगरी के लिए 34% और SC और ST और फीमेल कैटेगरी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान था वह 32% था, ठीक है। अब भाई इसमें जो असली खेला करने वाला है वह है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि यह नॉर्मलाइजेशन है क्या। वास्तव में भाई नॉर्मलाइजेशन को आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है कि यह किस तरह से अप्लाइड होता है, लेकिन ओवरऑल मैं आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न पालियों या शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए किया जाता है। देखिए, जब कोई भी परीक्षा एक से अधिक दिनों या एक से अधिक
पालियों में आयोजित की जाती है, तो प्रत्येक पाली में जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर होता है वह अलग अलग होता है। इससे कुछ छात्रों को आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें अधिक अंक मिल जाता है, जबकि वहीं कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें कम अंक मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन इसी असमानता को दूर करने के लिए अंकों को समायोजित करता है, ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले और किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो। ठीक है, तो ओवरऑल भाई यही नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ भाई, अगर आप लोगों का एग्ज़ाम जो है हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो आपके 5 से 6 मार्क्स प्लस हो सकते हैं। ठीक है, हार्ड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ। अगर आपका शिफ्ट जो है मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है तो 3 से 4 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। और अगर आपका एग्ज़ाम इजी शिफ्ट में हुआ है तो जितने आपके मार्क्स हैं उतने ही आपके मार्क्स रहने वाले हैं। न ही इजी शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम हुआ है न ही उनके मार्क्स बढ़ने वाले हैं, न ही उनके मार्क्स जो है घटने वाले हैं। चलिए, तो ये रहा। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं यह कट ऑफ बताया हूँ, अंतिम कट ऑफ आप लोगों का कैटेगरी वाइज कितना जा सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी यूआर यानी जनरल आपकी कैटेगरी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी अगर 76 ± 2 मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इतने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाएगा। ठीक है, वहीं आपकी कैटेगरी यूआर है और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 71 ± 2, आपकी कैटेगरी बीसी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो 74 ± 2 मार्क्स। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 69 ± 2 मार्क्स। ठीक है, वहीं अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी अगर 72 ± 2 मार्क्स हैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, इस बार आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाएगा। ठीक है, वहीं आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 67 ± 2, अगर आपकी कैटेगरी भाई एससी है, मेल कैंडिडेट आप हैं तो 68 ± 2 मार्क्स। ठीक है, वहीं आप फीमेल हैं 62 ± 2 एससी कैटेगरी के लिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ अन्य जो 2 कैटेगरी बची हुई है, अगर आपकी कैटेगरी भाई एसटी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 66 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वहीं आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 60 ± 2, अगर आपकी कैटेगरी भाई ईबीसी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी अगर 71 ± 2 मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। ठीक है, वहीं आपकी कैटेगरी ईबीसी है, फीमेल कैंडिडेट हैं तो 66 ± 2 मार्क्स आपके होने चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, और मैं अंत में आप लोगों को बता दूं कि यह जो मेरे द्वारा बताया गया कट ऑफ है यह अनुमानित कट ऑफ है, वास्तविक कट ऑफ नहीं है। आप लोग इसे वास्तविक कट ऑफ मत समझ लीजिएगा, क्योंकि वास्तविक कट ऑफ आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बता सकता है। वास्तविक कट ऑफ की जानकारी हमें उसी दिन लगेगी जिस दिन आयोग अपना फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। ठीक है, चलिए ये रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात, कैटेगरी वाइज अलग अलग। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि भाई इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है वह सबसे पहले इसी का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, BSPHCL में जितनी भी पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम हुआ है, सबसे पहले JAC का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट लगभग बन के तैयार है, किसी भी समय इसका रिजल्ट जो है जारी किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से भाई 7 से 8 सितंबर के पहले पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, उसके तुरंत बाद आप लोगों का इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत अधिक समय नहीं मिलने वाला है, तो भलाई यही है आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी पूरी कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है जल्द ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसके लिए आचार संहिता भी लगने वाला है और सरकार यह चाहती है कि आचार संहिता से पहले पहले जितनी भी ये सब वैकेंसी है उनको मैं क्लियर करा करके ज्वाइनिंग लेटर दे दूं। ठीक है, क्योंकि सरकार दिखाना चाहेगी कि मैंने अपने कार्यकाल में कितनी वैकेंसी जो है पूरा किया है। ठीक है, तो आप लोगों का रिजल्ट आने के बाद बहुत जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाएगा। ठीक है, जान लीजिए मेरे हिसाब से
आचार संहिता के लगने से पहले पहले आपकी ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चाहे मैं रिजल्ट की बात करूं, चाहे मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करूं, चाहे मैं ज्वाइनिंग लेटर की बात करूं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट इस वैकेंसी से संबंधित क्लियर हो गए होंगे। अंत में आप सभी लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी कैटेगरी और अपने मार्क्स को ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि उसी के आधार पर मैं आप लोगों को फीडबैक दे पाऊंगा कि आपके सिलेक्शन होने के कितने प्रतिशत चांस हैं। ठीक है, अंत में आप सभी लोग, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट करिए। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।